जीवन में कभी मुसीबतें आए तो घबराना नहीं, क्योंकि गिर कर उठने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। हाय गाइस, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, हम अपने यूट्यूब चैनल पर हर रोज़ एक विशेष मुद्दे के साथ आते हैं और आज हम आए हैं पंचों का इंटरव्यू प्रोग्राम के लेकर। और इस प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ हैं हरिओम भाई साहब, जिनको हरिओम चौधरी के नाम से जाना जाता है। गांव पैगाम से हैं और वार्ड नंबर 12 से वार्ड मेंबर के पद पर खड़े हुए हैं। तो साथियों, आज हम इनके साथ चर्चा करेंगे और जानेंगे इनके दिल की बात, इन्हीं की ज़बानी और इन्हीं के साथ। भाई साहब जी, राम राम। राम राम सभी भाइयों को तिरछी चैनल की ओर से। और हमारे साथ भूपेंद्र भाई साहब जी भी हैं, जो कि ब्लॉक मेंबर पद के लिए खड़े हुए हैं, जो कि बंचारी से हैं। तो इस प्रोग्राम में हमारे साथ वो भी हैं। तो सभी हम सवाल जवाब करेंगे और अच्छी तरह से आप लोगों के प्रश्नों को जानेंगे, क्योंकि जो आपके जहन में प्रश्न होते हैं अपने उम्मीदवार के प्रति, अपने कैंडिडेट के प्रति, उन प्रश्नों को यहाँ पे जानने का हम पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। तो चलिए प्रोग्राम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हरिओम भाई साहब जी, सबसे पहले मैं वही प्रश्न करूंगा जो सबसे करता आया हूं। आप अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताएं। बीएससी एडीसी कंप्यूटर और योगा टीचर। योगा टीचर जी। अच्छा जी, अभी प्राइवेट ही हैं शायद? हाँ, प्राइवेट है। प्राइवेट ही है, बहुत ही अच्छी बात है। तो आप राजनीति में आए हो, जी। मेंबर पद के लिए आए हो गांव के अंदर, यानी कि 12 नंबर का जो वार्ड है उसमें मेंबर पद के लिए। तो मुझे आप ये बताइए कि मतलब राजनीति में आने का आपका मन क्यों हुआ, जबकि आप तो टीचर भी हैं? मेरा मन बचपन से ही जनसेवा के लिए हुआ है, इसीलिए मैंने सोचा है मैंने कि और जनसेवा करता भी रहता हूँ और राजनीति में आकर के और अच्छी जनसेवा करना चाहता हूँ। जनसेवा करना चाहते हैं? जी। तो मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जनसेवा करने के लिए क्या राजनीति में आना जरूरी था? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं थी, पर लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो कि कानून से ही किए जाते हैं और उसमें अगर हमारे पास कोई पद नहीं है तो उसमें अपना कुछ मायना नहीं रहता है। अच्छा, यानी कुछ पद तो होना चाहिए जिससे कि अपनी हम गरिमा दिखा सकें। अच्छा। तो साथियों, समाज सेवा करने के लिए ये मैं मानता हूँ, आप भी मानते हो कि किसी भी पद पर रहते हुए आप समाज सेवा कर सकते हो। लेकिन अगर कोई पोस्ट होती है, कोई सरकारी पोस्ट होती है या फिर कोई पंच सरपंच का पद आपके पास आ जाता है, तो समाज सेवा करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है और उनकी भी सुनने वाला कोई ना कोई ऊपर होता है। तो इसीलिए इस पद की ज़रूरत पड़ती है और इसीलिए हरिओम भाई साहब जी इस फील्ड में उतरे हैं। अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जेब भरने के लिए राजनीति में आए हों? क्योंकि आपको मालूम है पैसे से कभी किसी का पेट नहीं भरता। कोई कितना भी अमीर है वो हमेशा पैसे कमा ही जा रहा है, वो रुक नहीं रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं आप भी अपनी जेब भरने के लिए राजनीति में कदम रख रहे हो? नहीं जी, ऐसी सोच तो हमारी बचपन से ही नहीं है। अच्छा। और जितना होता है मैं तो अपने पॉकेट से ही खर्च कर देता हूँ, लेकिन आगे भी अगर मैं चुनाव जीतूंगा उसके बाद में भी ऐसी सोच नहीं रखूँगा। अच्छा। हाँ। और सुनने में आया कि आप कट्टर हिंदूवादी हैं, ये भी सुना था हमने। जी बिल्कुल, मैं कट्टर हिंदूवादी हूँ। अच्छा, कट्टर हिंदूवादी हो जी। तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? क्योंकि जो एक पंच सरपंच या कोई भी नेता होता है जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है, वो अगर सिर्फ अकेला एक ही किसी कौम या जाति के प्रति हो जाएगा तो फिर ऐसे काम कैसे चलेगा? थोड़ा सा बताएं। मैं कट्टर हिंदूवादी हूँ, लेकिन सत्य के लिए अगर किसी के साथ में अन्याय हो रहा है और वो सही है तो उसके लिए मैं कट्टर हिंदू हूँ। अच्छा जी। यानी कि आप कट्टर हिंदू हो, लेकिन फिर भी आप ये कहते हो कि अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो मैं उसके साथ भी खड़ा हूँ। तो साथियों, इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कट्टर हिंदू होना, अपने धर्म के प्रति कट्टर होना कोई बुरी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमें जो जनमानस होता है, यानी कि जितने भी लोग धरती पर विराजमान हैं, उनके प्रति भी सहानुभूति अगर हमारे अंदर है और हम अपने कट्टरतावादी उसको अपनाते हैं, जैसे कि कट्टर हिंदू हैं या कोई भी आपका धर्म है, तो इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि अपने अपने धर्म को बढ़ाने के लिए सभी प्रयास करते हैं और सभी प्रयास कर भी रहे हैं। तो कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि कट्टर हिंदूवादी हैं, मुसलमानों की नहीं सुनेंगे, अगर कोई बड़े पोस्ट पर इनको पोस्ट पर दे दी जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। इनका कहना है कि कट्टर हिंदूवादी होना अलग बात है, लेकिन जनमानस के लिए, यानी कि जितने भी लोग हैं सबके लिए दिलों में जगह रखना भी ज़रूरी है। तो कट्टर होना अलग बात है और लोगों के लिए दिल में भाव रखना अलग बात है। कट्टर
हमेशा सभी को होना चाहिए। मैं भी आपसे ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो अपने धर्म के प्रति, अपने बातों के प्रति, अपने किसी लक्ष्य के प्रति कट्टर नहीं है तो वो इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता है। और ये बात सच है, सच ही है। अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा हरिओम भाई साहब जी, पंच सरपंचों के साथ आपके कैसे संबंध हैं? क्योंकि जैसे कि आप काम करोगे, वार्ड मेंबर बनोगे, तो आपको पंच और सरपंचों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि तभी आप काम कर पाओगे, सहयोग से ही। तो लोग जानना ये भी चाहेंगे कि पंच सरपंचों के साथ आपके सहयोग कैसा है, या आपकी जान पहचान कैसी है, आपके तालमेल कैसे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सभी से अच्छे तालमेल हैं। और आगे भी मैं यही व्यवहार बना के रखूँगा कि अच्छे तालमेल हों और जनता की सेवा कर सकूं। अच्छा जी, यानी कि अच्छे तालमेल है आपके पंच सरपंच। भूपेंद्र भाई साहब जी, आपसे भी मैं प्रश्न करना चाहता हूं, आपकी मूंछों को देखते हुए, कि क्या आप भी कट्टर हिंदूवादी हैं? इसके बारे में थोड़ा सा आप भी बताएं। मैं इतना तो कट्टरवादी हिंदू नहीं हूँ, पर मेरी सभी समाज के और सभी धर्मों के यार दोस्त हैं मेरे, सभी के साथ मिलजुल कर चलता रहता हूँ। हाँ जी, वैसे अच्छे ही काम करता हूँ, मैं समाज के साथ लगा हुआ हूँ। हाँ जी सभी। तो हरिओम भाई साहब के साथ आपकी मित्रता कैसे हुई? हरिओम भाई साहब से मेरी मित्रता फेसबुक के जरिए हुई, फिर हमने एक दूसरे से कांटेक्ट के जरिए बातचीत हुई, तो इसी के दौरान हुई थी हमारी, फेसबुक के दौरान। तो हाँ जी। आपको व्यक्तित्व अच्छा लगा या फिर कोई कमी रह गई हरिओम? इन भाई साहबों का व्यक्तित्व ठीक ही है बोलने चालने में, और इन्होंने सामाजिक, अपने गांव में सामाजिक कार्य भी बहुत किए हैं, और इनकी खूब, और इसको लोग भी जानते हैं, इनका गाँव, पूरा गाँव जानता है इनका। हाँ जी। हाँ जी, यानी कि प्यार से रहते हैं, प्यार से बातें करते हैं और सभी जानते हैं। हाँ सभी जानते हैं, इनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छी। हाँ जी। तो दोस्तों, हमारे साथ भूपेंद्र भाई साहब जी पहले प्रोग्राम में भी थे, इनका स्पेशल प्रोग्राम था, और वहाँ पे मैं एक प्रश्न नहीं पूछ पाया था इनसे। भूपेंद्र भाई साहब जी, आपने मूंछें क्यों बढ़ाई हैं इतनी बड़ी बड़ी? ये मूंछों का तो कुछ नहीं, पर ये हमारे सूरजमल जी हैं जो उनके वंशज हैं, विश्वेंद्र सिंह जी। अच्छा। तो उनको मैंने एक फेसबुक पे देखा, तो उन्हीं की तरह मेरा मन करा कि मैं भी क्यों नहीं इन जैसी मूंछ बढ़ा के देखूं। तो उन्हीं को देखकर मैं उन्हीं से प्रभावित होकर थोड़ा मूंछों पर गौर किया मैंने। हाँ जी। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मूंछें रखना हिंदुत्व का प्रतीक है, जबकि सब लोग ये काम नहीं कर पाते हैं। इस काम को करने के लिए भी एक अलग ही काम होना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि मूंछें हो तो भूपेंद्र भाई साहब जी की जैसी। बहुत ही अच्छी बात है। अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा हरिओम भाई साहब जी, कि ठीक है, आप अच्छा स्वभाव है आपका, और भूपेंद्र भाई साहब जी ने जैसे बताया कि स्वभाव अच्छा है, अच्छे नेचर के हैं, लेकिन लोग आपको वोट क्यों दें? ऐसी क्या खूबी आपके अंदर अलग से जो लोग आपको वोट दें? क्योंकि अच्छा स्वभाव तो और कैंडिडेट भी दिखाते हैं इलेक्शन के टाइम में, और जैसे कि राम राम करना, सभी से प्यार से बोलना, ये तो सब कैंडिडेट करते हैं, लेकिन आपके अंदर वो स्पेशल खूबी क्या है जिसके कारण आप चाहते हैं कि लोग वोट दें? मैं जन सेवा का मेरा बचपन से ही मन है, और मैं जनता की सेवा भी कर रहा हूँ। कोई अगर छोटा मोटा काम होता है उसमें भी खड़ा रहता हूँ। सामाजिक कोई भी कार्य हो, अगर कोई बोल देता है कि भाई आपको यहाँ आना, तो मैं वहाँ टाइम से ही पहुँच जाता हूँ। कोई भी काम हो, अपने अभी गली में लॉकडाउन में सैनिटाइजर भी करवाया था अपने मित्रों के साथ में। अच्छा। तो फुल सहयोग रहा था। फुल सहयोग। हाँ जी। तो मतलब आप चाहते हैं कि लोगों के मन में मतलब आपके प्रति जगह है, तो वो आपको वोट देंगे। जी, सही बात है, बहुत ही अच्छी बात है। कुछ लोगों का मानना है, लेकिन इसी क्वेश्चन में आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ, कुछ लोगों का मानना है कि आप सही हो, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन कुछ लोग तो नहीं मानते। आपको पता है, एक सिक्के के भी दो पहलू होते हैं। तो आप उन लोगों से क्या कहना चाहोगे जो आपको सही इंसान नहीं मानते? उनको हम बताएंगे, उनके दिल में जगह बनाएंगे, और उनको समझाएंगे कि भाई और भी लोग हैं, सबके साथ तालमेल मिलकर रहना है, और मैं जीतने के बाद में ये काम कराऊंगा, और आपका भी कोई काम है तो उसको भी कराऊंगा, और उनके दिल में जगह बनाऊंगा। सही बात। तो आप जीतने के बाद क्या क्या काम कराओगे, उनके बारे में थोड़ा सा जनता को बताएंगे, क्योंकि ये मेन क्वेश्चन है, मेन प्रश्न है। जनता इसी के बारे में ज़्यादा जानना चाहती है कि उनका जो प्रत्याशी है वो, उसको अगर बना भी दिया जाए तो वो जीतने के बाद क्या क्या कदम उठाएगा समाज के लिए, गाँव के लिए, इसके बारे में थोड़ा सा। मेरा सबसे मेन पॉइंट जो है खड़ा होने का, अपनी गली में साफ़ सफाइयत रहनी चाहिए। अच्छा। और दूसरी बात, जो इन बुजुर्गों की पेंशन नहीं बनी है उनकी पेंशन बनवाना, और भी जो समस्या रहती हैं उनके लिए भी मैं खड़ा रहूँगा। मतलब गांव वालों की कोई भी समस्या है तो आप हाजिर हो उनके लिए किसी भी तरह से। तो बहुत ही अच्छी बात है। और मैं आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा, कई बार जब ऊपर से स्कीम आती हैं
तो मेंबरों का कोई योगदान ज़्यादा नहीं रहता गांव में, देखा भी होगा आपने। वो सिर्फ अपने घर में जैसे मच्छरदानियाँ बटी थी हमारे गांव सौंद में, तो यहाँ पे मेंबरों के ऊपर कोई काम नहीं था, बस और लोग ही उस काम को कर रहे थे। और उन्होंने क्या किया था, कुछ लोगों को दी थी मच्छरदानियाँ, कुछ लोगों को नहीं दी थी। तो यहाँ पे क्या मेंबरों को भी आगे आना चाहिए ऐसे कामों में, जो ऊपर से स्कीम आती है, कोई सामाजिक कार्य होता है, आपके हिसाब से क्या? जी बिल्कुल, गांव के जितने भी मेंबर होते हैं सबको एकजुट होकर प्रधान से कहना चाहिए और गरीबों को सबको दिलवाना चाहिए। अच्छा है, बिल्कुल सामने आना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है। तो यानी कि सारे कामों में आपको सामने आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। सही बात है, बहुत ही अच्छी बात है। साथियों, मैं भी आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेंबर जो होते हैं वो इसीलिए चुने जाते हैं जो लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकें। तो वो अपना प्रतिनिधित्व अगर सही ढंग से नहीं कर पाते हैं तो उनको चुनने का फ़ायदा क्या? तो उनको भी अपना काम अच्छी तरह से रेगुलरिटी में करना चाहिए। ऊपर से कोई स्कीम आती है तो उन स्कीमों को अच्छी तरह से लोगों तक पहुंचाने का काम भी मेंबर को करना चाहिए, क्योंकि इसीलिए उसको बनाया जाता है, इसीलिए उसको जनता अपना नेतृत्व करने के लिए चुनती है। अगला प्रश्न मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आप मतलब आपने देखा होगा इलेक्शन में दारू और पैसा बांटा जाता है, तो क्या आप भी दारू पैसा बांटने की जो नीति है उसको अपनाओगे? नहीं, मैंने अपने मित्रों से गली में ये कहा भी है कि भाई मैं किसी को दारू पैसा नहीं दूंगा। अच्छा। नहीं खिलाऊंगा, लेकिन ये वादा है मेरा, जीतने के बाद में मेरी कोई शिकायत नहीं रहेगी विकास की तरफ से। यही मानना है मेरा। कोई शिकायत नहीं रहेगी जी, यानी कि दारू पैसा आप किसी को खिलाने वाला नहीं। तो साथियों, ये बात सही भी है, क्योंकि आप लोग दारू और पैसा ले लेते हो अपने कैंडिडेट से, और फिर उसका मतलब क्या होता है, आप 5 साल गड्ढे में चले जाते हो, क्योंकि वो तो अपना दारू पैसा आपको खिलाकर पंच सरपंच बनता है, और वो फिर आपके काम भी नहीं करने वाला, क्योंकि उसको पता है कि मैंने जो ये वोट ली हैं ये अपने दम पर अपने पैसे से दारू पिला के ली हैं, इसीलिए वो आपको ज़्यादा अहमियत नहीं देता है। तो मैं भी आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आगे आने वाले समय में आप पंच और सरपंच से दारू और पैसा की डिमांड ना करें। मैं ये नहीं कहता लालच मत करो, लालच करो, लेकिन छोटा लालच मत करो। लालच करो, बड़ा लालच करो, जो आपकी पीढ़ियों के काम आए, जो आगे आने वाली जनरेशन के काम आए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी आगे आने वाली जनरेशन से ये कहें कि हमारे पूर्वजों ने हमें कैसे पंच और सरपंच चुनकर दिए थे, उन्होंने समाज की भलाई का काम किया ही नहीं। तो आप ऐसे पंच और सरपंच चुनिए जो आपकी आने वाली पीढ़ियों तक याद रखें कि हमारे पूर्वजों ने बहुत ही अच्छे पंच और सरपंचों को हमारे लिए चुना, इसीलिए आज समाज तरक्की पर है। तो यहाँ पर आप दारू और पैसा ले लेते हो, अपना ही नुकसान करवाते हो, 5 साल आप गड्ढे में जाते हो पीछे की तरफ। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि दारू और पैसे को ना लिया जाए, छोटा लालच ना किया जाए, लालच करिए, बड़ा लालच करिए जो आपके 5 साल तक काम आए। समाज के कार्यों को करवाइए। अगर कोई दारू पैसा देने की बात करता है तो उससे ये कहिए कि समाज में जो अधूरे हुए पड़े काम हैं उनको किया जाए पहले। अगर वो उनको करता है तो वो भी बहुत अच्छी बात होती है। और पंच और सरपंच और नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप दारू पैसा देने की बजाय आप समाज के अधूरे पड़े हुए कामों को पहले करवा देते हो, तो आप बनो या ना बनो, लेकिन जनता के मन में आप बैठ जाते हो, क्योंकि वो कहेंगे कि कोई कैंडिडेट हुआ था और उसने लोगों को दारू नहीं पिलाई, उसने पुराने पड़े हुए जो पेंडिंग पड़े हुए गांव के काम थे वो करवाए। तो आपको पीछे तक भी याद रखा जाएगा और हो सकता है आपको पंच और सरपंच चुन भी लिया जाए, आपको जिता भी दिया जाए। तो इस कार्यशैली को थोड़ा सा बदला जाए। ये बहुत दिनों से ये समाज के अंदर कूड़ा भरा पड़ा है कि दारू और पैसा देते हैं और वोट लेते हैं। तो मैं समाज के नागरिकों से भी कहना चाहता हूं और समाज के पंच और सरपंचों से भी कहना चाहता हूं कि अगर आपको लालच देना है तो बड़ा लालच दीजिए, और अगर जनता को लालच लेना है तो बड़ा लालच लीजिए। तो इस तरह से ही आपकी समाज की भलाई हो सकती है, इसी तरह से कल्याण हो सकता है। अगला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हरिओम भाई साहब जी, क्या आप नौजवान खिलाड़ियों के लिए कुछ कदम उठाओगे? गाँव में जो नौजवान खिलाड़ी होते हैं खेल में, कबड्डी में, कुश्ती में, उनके लिए भी आप कोई योगदान करना चाहोगे? क्योंकि कई बार ये होता है कि पंच और सरपंच और मेंबर जब साथ नहीं देते हैं आपके गांव के खिलाड़ियों के, तो वो जो प्रतिभा होती है वो आपके गांव में ही दफन होकर रह जाती है, वो नेशनल लेवल पर काम नहीं कर पाती है, नेशनल लेवल पर वो प्रतिभा उजागर नहीं हो पाती है। तो आप इस दिशा में कोई प्रयास करोगे या फिर आप भी ऐसे ही पुराने पंच सरपंचों की तरफ से हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहोगे? इस बात की कई बार भी चर्चा चली है हमारे गांव में जो नौजवानों की, और पहले भी हमने कई बार कोशिश की है पंचायत बैठा के युवाओं की। तो जीतने के बाद में भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा, और इसीलिए मैं राजनीति में आया हूं युवाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए, कि मैं इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूं।
अच्छा, जी, तो युवाओं का आप पूरा सहयोग देने वाले हो। पूरा सहयोग है। बहुत ही अच्छी बात है साथियों। समाज की नींव होती है युवा और शिक्षा। शिक्षा और युवा अगर सही हैं, युवाओं का साथ आपने दिया, तो आपका जो समाज रूपी भवन है वो बहुत दिनों तक टिका रहेगा। और अगर आपने युवाओं का साथ नहीं दिया, पंच और सरपंचों ने, और शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया, शिक्षा कमज़ोर हुई, तो आपका जो समाज रूपी भवन है वो कितने दिन टिक सकता है अपनी नींव पर? क्योंकि नींव कमज़ोर होगी तो जो भवन है वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। अगर समाज रूपी भवन को आपको टिकाना है, युगों युगों तक चलाना है, तो समाज की शिक्षा को व्यवस्थित किया जाए और नौजवान भाइयों का साथ दिया जाए, तभी हमारा समाज एक मजबूत नींव पर खड़ा रह सकता है। अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा हरिओम भाई साहब जी, क्या आप जातिवाद को मानते हो? नहीं, मैं किसी जातिवाद को नहीं मानता, सबको समान मानता हूँ। सबको समान मानते जी, तो मान के चलो एक जनरल कास्ट है और एक शेड्यूल कास्ट का है, तो दोनों के आपस में झगड़े हो जाते हैं और आपके पास आते हैं फैसले के लिए, तो आप किसका साथ दोगे? उनका हाथ जोड़ करके राजीनामा ही करवाने की कोशिश करी जाएगी, जिससे कि अगर झगड़ा होगा तो दोनों परिवारों का ही नुकसान होगा उसमें। उनको समझा बुझाकर कैसे भी उनको राजीनामा ही कराने की कोशिश करी जाएगी। ठीक है, आप राजीनामा कराते हो, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है एक पक्ष लेना पड़ जाता है। आपको एक पक्ष लेना है तो आप किसका पक्ष लोगे, जनरल कास्ट का या शेड्यूल कास्ट का? नहीं, ऐसा कार्य हम नहीं कर पाएंगे, एक पक्ष नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमको समाज में रहना है। एक पक्ष में किसी का भी नहीं लूँगा। एक पक्ष किसी का भी? जी। तो अगर सही गलत की बात आती है तो आप किसका पक्ष लोगे? अगर सही गलत की बात आती है तो सही की तरफ ही पक्ष लिया जाएगा, समाज के उद्देश्य के अनुसार, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। किसी भी कास्ट। जी, बहुत ही अच्छी बात है साथियों। एक नेता के अंदर यही खूबी होनी चाहिए। नेता को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अगर जनरल कास्ट से हूँ तो जनरल का ही पक्ष लूँगा। ये नेता के अंदर बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये प्रश्न किया था। अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा, क्या लॉकडाउन में आपने जनता की कोई सहायता की? क्योंकि लॉकडाउन में सारी जनता परेशान थी, सभी लोग परेशान थे, आपने कुछ सहायता की उनकी? जी, मैंने अपने मित्रों के साथ अपनी वार्ड में सैनिटाइजर भी करवाया, अपने नौजवानों के साथ में पूरा सहयोग रहा नौजवानों का। और फिर मैंने अलग से अपने स्पेशल भी रोटी बैंक को 1.25 कुंटल अच्छा आटा का दान भी दिया उनको। अच्छा जी, यानी कि अपनी तरफ से आपने प्रयास किया। हाँ। बहुत ही अच्छी बात है। अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा, जो आपके अपोजिट कैंडिडेट हैं, अपोजिट भी होते हैं कई बार, अभी हों या ना हों, आगे भी हो सकते हैं, अगर कोई कैंडिडेट आपके अपोजिट है तो आपका उसके प्रति व्यवहार कैसा रहेगा? मेरा तो यही कहना होगा उन भाइयों से भी, जो अभी तो फ़िलहाल कोई भाई है नहीं, अगर 1% भी होता है तो हाथ जोड़ के यही विनती है कि भाई जो कार्य मैं करने के लिए खड़ा हो रहा हूँ, अगर आप वो कर सकते हो तो आप खड़े हो सकते हो, मैं बैठ जाता हूँ। अच्छा, अगर वो ये मानने के लिए तैयार होते हैं तो मैं बैठ जाता हूँ, उनको खड़ा कर देता हूँ। सही पर बात। लेकिन जनता का काम होना चाहिए। जनता का काम होना जी, सही बात है। और अपने वार्ड में सफाई रहनी चाहिए। अपने वार्ड में सफाई रहनी चाहिए। जी, हाँ, ये बहुत ज़रूरी काम है जो कि समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। भूपेंद्र भाई साहब जी, आप भी कुछ कहना चाहोगे अपोजिट कैंडिडेट के बारे में? नहीं जी, मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता। मेरा अपोजिट कैंडिडेट भी ठीक ही हैं, 3 कैंडिडेट हैं। बाकी मैं अकेला हूँ अपनी साइड में। तो उन भाइयों का पूरा सम्मान करूँगा, जैसा भी होगा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अपनी तरफ से पूरी कोशिश है और जैसा भी होगा मैं अपनी तरफ से करूँगा कोशिश। हाँ जी। दोस्तों, यही एक पहचान होती है किसी भी नेतृत्व करने वाले की, पंच सरपंच की, कि उसका स्वभाव सौम्य होना चाहिए। मतलब किसी को देख के जलना नहीं है, अगर कोई और भी है तो उसका भी वेलकम करना होना चाहिए और उसकी तरफ भी उसका अच्छा ही रुझान होना चाहिए। तो ये गुण हमारे भाइयों में हैं। तो अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा, कहीं ऐसा तो नहीं है आप जीतने के बाद लोगों की सुनना ही बंद कर दोगे? क्योंकि कई बार ये होता है, नेताओं में ये चलन है कि आप इलेक्शन लड़ रहे हो उससे पहले तो आप प्यार से बातें करोगे और जैसे ही आप जीत जाते हो तो आप जनता गई जाए भाड़ में, हमको क्या पड़ी। ये वाला जो फॉर्मूला है ये अपनाते हैं ज़्यादातर नेता लोग, और अपनाते ही हैं, ये बात झूठ नहीं है। तो क्या आप भी ऐसा ही कुछ फॉर्मूला अपनाओगे? उसके बारे में बताएं। अभी तक तो मेरी कोई ऐसी सोच है नहीं और आगे भी ऐसी कोई सोच नहीं रहेगी। अच्छा, जीतने के बाद में भी आज जैसा हूँ ऐसा ही रहूँगा, जनसेवा के लिए तैयार रहूँगा। बहुत ही अच्छी बात है।
अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा कि कई बार जैसे पंच और सरपंच अगर पावरफुल नहीं होते हैं तो उनके काम अधूरे पड़े रहते हैं। कैसे पावरफुल? जैसे कि कोई काम करवाना है तो बड़े बड़े अधिकारियों से आप किस तरह से बात करते हो, अगर आप अच्छे से बात कर पाते हो तो आपका काम भी हो जाएगा अच्छी तरह से। लेकिन पंच और सरपंच गांव का अच्छी तरह से बात नहीं कर पाता है या कोई मेंबर अपने ऊपरले वाले अधिकारी से अच्छी तरह से बात नहीं कर पाता है तो उसका काम अधूरे पड़े रहते हैं, और ये सच भी है। तो आप किस लेवल तक, किस हद तक अपने अधिकारियों से या पंच सरपंचों से अपने काम को करवाने के बारे में चर्चा कर सकते हो, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अपने वार्ड की जनता के लिए मैं मेंबर का चुनाव लड़ रहा हूं, तो अब मेंबर ही जीतने के बाद मैं अपनी वार्ड की जनता के लिए कोई भी काम है, अगर सरपंच से होगा तो सरपंच से करवाऊंगा, ब्लॉक से होगा तो ब्लॉक से करवाऊंगा, जिला लेवल से होगा तो जिला लेवल से भी करवाऊंगा। अच्छा। जब तक उनका कार्य पूरा नहीं होगा जब तक उनके साथ में रहूँगा, मैं फुल सहयोग दूंगा। किसी भी अधिकारी से बात करनी पड़े मैं सबसे करने के लिए तैयार हूँ। सबसे करने के लिए तैयार जी, बहुत ही अच्छी बात है। अगला प्रश्न मैं स्वच्छता के ऊपर पूछना चाहता हूँ। गांव में गंदगी ज़्यादा रहती है तो आप क्या क्या कदम उठाओगे? इस स्वच्छता के लिए ही मेरा मेन पॉइंट यही है, स्वच्छता के लिए ही मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, क्योंकि अपने वार्ड में मैं सफाई चाहता हूँ। सफाई रहेगी तो सब जनता खुश रहेगी, जब सफाई नहीं तो कुछ नहीं। सही बात है। और जनता से भी यही विनती करूँगा कि अपने घर के अगवारे से सभी साफ सफाइयत रखें और एक दूसरे को भी जागरूक करें। बहुत ही अच्छी बात है। अगला प्रश्न ये है कि जैसे आपके गांव में पंच सरपंच जो पहले नियुक्त हो चुके हैं, जिन्होंने अपना कार्यकाल गुजारा है, उनके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? उन्होंने कुछ काम किए या नहीं किए, कोई खामियां रही या फिर नहीं रही आपके हिसाब से, थोड़ा सा जनता को बताएं। जो पहले सरपंच थे और जो फिलहाल हैं, उनका तो यही अपने मन में यही मानना होता है कि हमने अच्छा कार्य किया है, लेकिन जब तक जनता खुश नहीं रहती है तब तक वो मैं पूरा कार्य नहीं समझता हूँ। अच्छा। अगर जनता खुश है तो कार्य पूरा समझो, जनता खुश नहीं है तो कार्य पूरा नहीं है। तो मतलब आप अपनी भी बताएं, आप भी जनता थे अब तक, जी। तो आप खुश थे उनसे या फिर ना खुश थे, थोड़ा सा आप भी बताएं। मैं तो बिल्कुल अपने सरपंच से फिलहाल खुश नहीं था, क्योंकि उन्होंने एक पड़ता काम किया था। अच्छा। जी, जैसे कि कोई एग्जांपल बताएं पब्लिक। जैसे कि एग्जांपल जो लेटरिंगों के चेक बटे थे, उन्होंने बैंक में भी जाके मना कर दिया था कुछ चेकों के लिए कि इनको नहीं दिया जाए। हाँ जी। और अगर कोई ऑब्जेक्शन उठाता है तो इस बात का मैं सबूत भी दे सकता हूँ कि उन्होंने मैनेजर से बैंक में जाके मना किया था। अच्छा। जी। और सैनिटाइजर के लिए भी मैंने लॉकडाउन में बोला था प्रधान जी से फ़ोन करके। अच्छा। तो उन्होंने यही बोला था कि मैं जनता को बेवकूफ़ बनाना नहीं चाहता हूँ। अच्छा। लेकिन चुनाव से पहले उन्होंने जनता को खूब बेवकूफ़ बनाया था। बेड भी दिए थे, कंबल भी दिए थे, सारा कुछ बांटे, खेत भी फ्री जोते थे। अच्छा। लेकिन बनने के बाद में तो वो यही कहते हैं मैं तो पैसे के दम पे है। अच्छा, पैसे के दम पे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए या फिर करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जनता के लिए, जनता ने आपको चुना है तो जनता की, हर जनता की एक सुननी चाहिए। अच्छा जी। तो सबकी सुननी चाहिए, और ये बात सही भी है, क्योंकि इसीलिए जनता बनाती है नेतृत्व करने के लिए। और नेतृत्व अगर पंच सरपंच नहीं कर पाते हैं तो ये बात गलत है। आपको नेतृत्व करना होगा, हर हाल में करना होगा। लेकिन जब वोट मांगने का जब समय आता है तब तो लोग न जाने क्या क्या वादे करते हैं और क्या क्या आश्वासन देते हैं जनता को, लेकिन वोट जैसे मिल जाती है उसके बाद चादर तान के सोने का प्रयास करते हैं। मैं किसी एक पंच और सरपंच को टारगेट नहीं करके कह रहा हूँ, मैं सभी लोगों से कह रहा हूँ जो इस तरह से काम करते हैं। अगला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऊपर से सरकारी स्कीम आती हैं तो क्या वो आपके समाज में आई होंगी एक आध दो, वो अच्छी तरह से लोगों को दी गई या उनमें कमी रह गई? जिनके जी प्रधान के टच में जो हैं उनको सुविधाएं दी गई हैं, और जो उनके टच में नहीं है उनको नहीं दी गई हैं। उनको नहीं दी गई जी। जैसे कि मच्छरदानियाँ आई थी ऊपर से, आपके गांव में आई थी? नहीं, हमारे गांव में नहीं। आप गांव में नहीं आई? नहीं। तो शायद आपका यूपी में पड़ता है तो शायद वहाँ पे स्कीम नहीं आई हो ऊपर से। ये भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो रोक दी गई हो, वो आई ना हो स्कीम। तो आप मतलब ऊपर से जनता के लिए स्कीम आएंगी तो उनको अच्छी तरह से जनता तक पहुँचाने का प्रयास करोगे? पूरा प्रयास करेंगे जनता को दिलाने के लिए। पूरा प्रयास करोगे? जी। बहुत ही अच्छी बात है। और अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूं कि अंत में आप अपनी प्यारी जनता से क्या संदेश देना चाहोगे और क्या गुजारिश करना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे, इसके बारे में थोड़ा सा? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा, जनता से भी मेरी यही गुजारिश है कि अपना वोट उसी को दें जिससे अच्छी उम्मीद रखें और आपको लगे कि ये जीतने के बाद में काम करेगा, उसी को वोट दें। बहुत सोच समझ करके वोट डालें अपना। सोच समझ के। जी। बहुत ही अच्छी बात है। तो साथियों, आपने सुना
और एक बात और हरिओम भाई साहब का इंटरव्यू, और एक बात और कहना चाहते हैं? मैं एक बात और यही कहूँगा, मैं इसीलिए इस तिरछी बात पर आया हूँ क्योंकि बहुत बात ऐसी होती हैं, जनता भी कहती है कि आपने ये वादे किए थे, वो वादे किए थे। आज मैं इसीलिए इस चैनल पर आया हूँ कि आज मैंने जो वादे करे हैं, मैं पूरी 5 साल जीतने के बाद इन्हीं वादों पर रहूँगा। कभी भी मेरी वीडियो खोल कर देख लेना, कोई भी बंदा मुझसे कुछ कह सकता है कि आपने ये वादा किया था, ये काम नहीं किया। बहुत ही अच्छी बात है। इसीलिए मैं तिरछी चैनल पर आया हूँ। बहुत अच्छी। और ये वीडियो तो हमेशा के लिए रिकॉर्ड रहेगी। आप मेरा कभी भी रिकॉर्ड उठा के देख सकते हो कि आपने ये किया था, ये नहीं कराया। सही बात है। लेकिन जनता का मुझे सहयोग चाहिए, सहयोग से ही सब काम होता है। सही बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और साथियों, मैं भी इस मामले में जब ये बात चली गई है तो एक बात आपको भी बता देना चाहता हूँ कि तिरछी बात चैनल पर जो भी पंच और सरपंच हैं जिन्होंने कोई घपलेबाजी की है या फिर कुछ अच्छे अच्छे कांड किए हैं, वो तिरछी बात चैनल पर आने का प्रयास नहीं करते हैं। सिर्फ यहाँ पर वो लोग आते हैं जो एकदम से ईमानदार हैं, जिन्होंने अपना काम ईमानदारी से किया है। क्यों आते हैं? क्योंकि वो जवाब देने के काबिल होते हैं, उनके पास हर चीज़ का जवाब होता है। लेकिन जो इंसान घपलेबाजी करेगा वो तिरछी बात चैनल की तरफ देखेगा भी नहीं, आने की हिम्मत ही नहीं होगी। या फिर यहाँ पर वो लोग आते हैं जो पहली बार इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, और आप देख भी रहे होंगे जो पहली बार इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं वो अपनी स्टेटमेंट यहाँ पर जमा करके जा रहे हैं। आपको दिख भी रहा होगा, क्योंकि ये वीडियोस ज़िंदगी भर पड़े रहने हैं और ज़िंदगी भर कोई भी इनको उठाकर देख सकता है। तो यहाँ पर जो भी पंच, सरपंच या नेता आता है, इसका मतलब ये है कि वो जनता से सच्चा वादा कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि लिखित में एक तरह से दे रहा है कि मैं ये काम करने वाला हूँ। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लेकर आऊँगा पंचों का इंटरव्यू, जिसमें होंगे हमारे साथ एक नए पंच। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।